this is Tushar sir and going to take lecture physics. Chapter will be current electricity and today topic will be Kirchhoff law. पूरा का पूरा टॉपिक हमने पीछे डिस्कस कर लिया है. आज का जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में. इट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक पे बेस आपके बोर्ड में 101% आपका एक न्यूमेरिकल आता ही है. 100% आपका एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आपका फिक्स है. ओके तो आज हम डील करते हैं किरचॉफ लॉ. तो सबसे पहले एक बात आती है कि किरचॉफ लॉ हम पढ़ते क्यों हैं. तो किरचॉफ लॉ पढ़ने के पीछे एक जो मेन मकसद है, जो मेन मोटिव आपका है कि जैसे आपके पास मैंने कोई सर्किट आपको दिया. मान लो कि मैंने आपको एक सर्किट दिया. सपोज करो मैंने आपको ये एक सर्किट दिया कि 2 ओम ऐसे दो रेजिस्टेंस है. मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज फाइंड नेट रेजिस्टेंस. क्या करोगे 2 ओम दोनों किस में है, सीरीज में है. इट मीन्स द नेट रेजिस्टेंस विल बी 4 ओम. R इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम का होगा. अब मैंने आपको एक सर्किट दिया. मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम और आप फाइंड करो कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम एंड 2 ओम. नेट रेजिस्टेंस कितना, तो नेट रेजिस्टेंस कितना, दोनों किस में है, पैरेलल में है. इट मीन्स नेट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2. अब 1/2 कितना 2/2 मीन्स नेट रेजिस्टेंस कितना 1 ओम. आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. क्यों, ऐसी कई सर्किट होंगे जिसको आप देख के ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो सर्किट सीरीज में है कि उसमें वो पैरेलल में है. तो अगर सीरीज में रहेगा तो नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, पैरेलल में रहेगा तो नेट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स जिसमें आपने रेजिस्टेंस को देखा और वो पता ही नहीं चल रहा है कि वो एक्चुअल में सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो फिर आप उस सर्किट को सॉल्व कैसे करोगे. फिर मान लो कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का सर्किट दिया. यहाँ पर इस तरीके का मैंने आपको कुछ सर्किट दे दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंटों के बीच में आप नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो. क्या करोगे, ये तो देखो अगर मुझे ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे जो मैंने सर्किट गिवन है उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो आप देख के ये नहीं बता पा रहे हो कि वो एक्चुअल में सीरीज में है कि पैरेलल में है. तो आपको ऐसी कई सर्किट मिलेगी जो जिसमें रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. तो इस तरीके के सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप यूज किसका करते हो, किरचॉफ लॉ का. किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है. किरचॉफ ने एक अपना रूल दिया जिसकी हेल्प से आप किसी भी सर्किट को आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो. किरचॉफ ने अपने टोटल 2 रूल दिए. मैं पहले रूल की बात करता हूँ. फर्स्ट रूल की अगर मैं बात करूं, एक बात और, किरचॉफ का नियम स्टार्ट करने से पहले, किरचॉफ रूल पढ़ने से पहले आपको 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. 3 पॉइंट्स विल बी केप्ट इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग किरचॉफ लॉ फॉर एनी सर्किट. किसी भी सर्किट के लिए आपको 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहले जंक्शन क्या होता है, जंक्शन. सेकंड आपको पता होना चाहिए ब्रांच क्या होता है. थर्ड आपको पता होना चाहिए लूप क्या होता है. किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट हो, किरचॉफ लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3 पॉइंट पता होना चाहिए. व्हाट इज द जंक्शन, व्हाट इज द ब्रांच एंड व्हाट इज द लूप. मैं बाद में 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले मैं बात करता हूँ जंक्शन की. जंक्शन क्या होता है मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज द जंक्शन. जंक्शन क्या होता है वो समझो. जंक्शन क्या है कि कोई भी सर्किट है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर करंट आपकी एटलीस्ट 3 डायरेक्शन में डिवाइड होती है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन. द पॉइंट प्रेजेंट एट द सर्किट ऑन विच द करंट विल बी डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 3 पार्ट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन ऑफ द सर्किट. सर्किट में कोई भी एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर धारा कम से कम 3 दिशा में डिवाइड हो, उस बिंदु को हम बोलेंगे जंक्शन. ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया. तो डिफिनेशन कैसे लिख सकते हो? डिफिनेशन अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो जंक्शन की डिफिनेशन क्या लिखोगे? द पॉइंट
present on circuit on which current will be divided at least 3 part is called junction। समझा क्या? जंक्शन इज ए पॉइंट ऑन सर्किट ऑन विच द करंट विल बी डिवाइडेड एट लीस्ट 3 पार्ट इज कॉल्ड जंक्शन, या तो एट लीस्ट 3 डायरेक्शन, यहाँ पे आप डायरेक्शन में ले सकते हो, डोंट मैटर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को आप बोलोगे जंक्शन। जंक्शन किसी भी परिपथ का एक ऐसा बिंदु जहाँ पर धारा कम से कम 3 दिशा में विभाजित हो रही हो, उस बिंदु को हम बोलेंगे जंक्शन। सपोज कर लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। अभी एग्जाम्पल में सारा का सारा एग्जाम्पल में हम एक साथ डील कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बना ही देता हूँ। एक बैटरी मान लो, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस को यूज किया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर यूज किया, एक रेजिस्टेंस मैंने इस पॉइंट पर मैंने ये रेजिस्टेंस आपका यूज किया, ठीक है। ये एक बैटरी है, प्लस माइनस, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एस। ये देखो मैंने एक नॉर्मल से एक सर्किट लिया, बस डायग्राम में देखो। ये बताओ, सबसे पहले ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2, एक रेजिस्टेंस है R3, ठीक है, R1, R2 एंड R3। ये करंट का पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे आप यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करोगे तो ये बताओ बैटरी से करंट आपका फ्लो होगा, मीन्स करंट आपका इस डायरेक्शन में कुछ आपका फ्लो होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मीन्स बैटरी विल बी इन द डिस्चार्जिंग कंडीशन, मीन्स करंट विल बी फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ से करंट आपका ऐसा फ्लो होगा। तो जब ये करंट आपका इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद से करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस पॉइंट पे आने के बाद से करंट आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट करंट का यहाँ पर और एक पार्ट करंट का इस साइड में। यहाँ से टोटल कितनी करंट आ रही थी? आई। तो यहाँ पर आने के बाद से करंट आपका यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड। मान लो कि यहाँ पर कितनी करंट गई? I1। यहाँ पर कितनी करंट गई? I2। ठीक है। तो यहाँ से कौन सी कितनी करंट आ रही है? I2। ये कौन सी करंट है? I2। यहाँ से कौन सी करंट आ रही है? I1। ये कौन सी करंट है? I1। ये कौन सी करंट? I2। ये कौन सी करंट? I1। ये बताओ I1 और I2 दोनों मिलकर यहाँ से कितना निकलेगा फिर? I। देखो बैटरी से टोटल कितनी करंट जा रही थी? I। यही जो I वाली जो करंट थी यही तो 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी ना, I1 प्लस I2 में। I वाली ये जो करंट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 देन I2, फिर ये I1 और ये I2 फिर से दोनों कंबाइंड हो गए, फिर से आपका I निकलेगा। अब जंक्शन क्या होता है वो समझो। जंक्शन मैंने आपको बताया है कि किसी भी सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर करंट आपकी एटलीस्ट 3 डायरेक्शन में डिवाइड होती है, उस पॉइंट को आप बोलते हो जंक्शन। ये बताओ ये वाले पॉइंट को आप देखो, ये वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट पर एक देखो एक करंट इधर आ रही है, एक करंट आपके इस साइड से जा रही है और एक करंट आपके नीचे की साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस पॉइंट पर एक करंट तो इस साइड में आ रही है, एक करंट यहाँ पर और एक करंट की डायरेक्शन ये है, यानी कि इस पॉइंट पर करंट देखो कम से कम 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो रही है। 3 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इधर यहाँ पर, एक डायरेक्शन नीचे की तरफ, एक डायरेक्शन यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये तो क्या ये तो यहाँ पर डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या देखो एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, ये जंक्शन आपका नहीं है, ये भी जंक्शन है। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाले पॉइंट में देखो एक करंट आपके नीचे आ रही है, एक करंट उसकी पॉइंट उसकी तरफ आ रही है और एक करंट आपकी वहां से बाहर निकल रही है। ये बताओ यहाँ पर करंट कम से कम कितने डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है? 3 डायरेक्शन। यहाँ पे करंट कम से कम कितने डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है? 3 डायरेक्शन। तो ये जो दोनों पॉइंट होंगे ये पॉइंट को क्या होंगे? आपके जंक्शन। तो इस वाले सर्किट में जो जंक्शन होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? आपका पॉइंट
बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट बी और पॉइंट सी ये इस सर्किट में क्या हो गए, आपके जंक्शन हो गए। तो किसी भी सर्किट में जंक्शन आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो पूरे सर्किट में जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर करंट आपकी कम से कम 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है, ये क्लियर होता है क्या, जंक्शन। अब सेकंड हम जंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, तो जंक्शन के बाद से मैं डील करता हूं क्या, ब्रांच। ब्रांच क्या होता है वो हम यहां पे समझते हैं। ब्रांच का मतलब क्या हुआ, मान लो ब्रांच क्या होता है वो आप देखो, मैंने यहां पे लिखा ब्रांच। ब्रांच की डिफिनेशन आप बोल सकते हो कि द सर्किट प्रेजेंट बिटवीन टू जंक्शन इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ द सर्किट। किसी भी सर्किट के दो जंक्शन के बीच की जो सर्किट होती है दैट सर्किट इज कॉल्ड ब्रांच, शाखा। इसको हिंदी में बोलते हो आप शाखा। हिंदी में डिफिनेशन क्या बोलोगे, द सर्किट प्रेजेंट बिटवीन टू जंक्शन, द सर्किट प्रेजेंट बिटवीन टू जंक्शन इज कॉल्ड ब्रांच। द सर्किट प्रेजेंट बिटवीन टू जंक्शन इज कॉल्ड ब्रांच। किसी भी जंक्शन के, किसी भी दो जंक्शन के बीच के परिपथ को हम क्या बोलते हैं, शाखा या तो ब्रांच बोलते हैं। सिंपल है, ठीक है। डायग्राम में देखो, डायग्राम में टोटल कितने जंक्शन थे, दो जंक्शन थे, कौन कौन सा, बी और सी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल कितने ब्रांच हैं, तो दो जंक्शन के बीच के सर्किट को हम बोलेंगे ब्रांच। तो एक ब्रांच, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, ये बताओ। तो एक सर्किट आपकी ये हो गई, एक सर्किट देखो ये हो गई। ये जंक्शन और ये जंक्शन के बीच में टोटल कितने सर्किट है, एक सर्किट ये है, एक सर्किट तो आपकी यही है, और एक सर्किट कौन सी है, ये है। एक सर्किट आपकी ये हो गई 1, ये 2 और ये 3। तो टोटल यहाँ पर कितनी ब्रांच है आपकी, टोटल 3 ब्रांच है। एग्जाम्पल टोटल कितनी ब्रांच है यहाँ पर, 3 ब्रांच। कौन कौन सी ब्रांच है देख के बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कौन कौन सी ब्रांच है, तो एक तो ब्रांच है कौन सी, BAFC, BAFC। तो पहला ब्रांच कौन सा है, BAFC। दूसरा ब्रांच कौन सा है, BC। तीसरा ब्रांच कौन सा है, BDEC, BDEC। ये आपका थर्ड ब्रांच। तो टोटल कितनी ब्रांच है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। टोटल कितने ब्रांच है, थर्ड। अब ब्रांच में आपको एक पॉइंट आपको और याद रखना है, फॉर एवरी ब्रांच द करंट विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। किसी भी ब्रांच के लिए जो धारा का मान होगा वो कैसा होगा, आपका कांस्टेंट होगा। फॉर एवरी ब्रांच द करंट विल बी सेम। जैसे ये बताओ, ये एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है। तो ये वाले जो ब्रांच में जो करंट की वैल्यू होगी वो हर एक जगह पे कैसी होगी, सेम होगी। मीन्स यहाँ पे हर एक जगह पे करंट कैसा होगा, सेम। तो यहाँ पे देखो करंट कितना है, I। ये वाली ब्रांच में टोटल कितनी करंट है, I। अब दूसरी ब्रांच देखो, ये बताओ, ये भी एक ब्रांच है, तो इस वाले ब्रांच में भी करंट आपका हर एक जगह पे कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक करंट आपका हमेशा हर एक जगह पे कैसा होगा, सेम। कितनी करंट आपकी, I2। तीसरी वाली ब्रांच देखो, थर्ड वाली ब्रांच कौन सी है, BDEC। तो ये वाली ब्रांच में भी जो करंट होगा वो हर एक पॉइंट पे कैसा होगा, सेम होगा। तो इस वाले में करंट कितनी है, टोटल I1। तो ये वाली ब्रांच में टोटल I1 करंट, यहाँ पर करंट I2, और ये वाली ब्रांच में टोटल करंट कितनी, I। ये जो करंट होती है वो कैसी होगी, हमेशा हमेशा सेम। यानी कि एक ब्रांच में सेम करंट होगी। ऐसा नहीं है कि इस ब्रांच में I2 भी करंट है और उसी ब्रांच में अब कोई करंट I3 भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रांच। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या लिख सकते हो, फॉर एवरी ब्रांच, फॉर एवरी ब्रांच करंट विल बी सेम। फॉर एवरी ब्रांच द करंट विल बी सेम। प्रत्येक शाखा के लिए धारा का मान समान होता है। प्रत्येक शाखा के लिए धारा का मान कैसा होगा, समान।
ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ ब्रांच। ठीक है, अब ये ब्रांच आपको जंक्शन समझ में आ गया, आपको ब्रांच समझ में आ गया कि किसी भी सर्किट में जंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किसी भी सर्किट में ब्रांच कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ब्रांच की प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गया। ब्रांच की प्रॉपर्टी मतलब ब्रांच, दो जंक्शन के बीच के सर्किट को ब्रांच बोलोगे और ब्रांच में जो करंट होगी वो कैसे होगी, सेम करंट होगी। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रांच। ठीक है, अब ब्रांच की बात से हम डील करते हैं, किसको डील करते हैं हम, लूप को, कि व्हाट इज द लूप। थर्ड हम डील करते हैं लूप को। लूप क्या होता है वो समझो। लूप का मतलब क्या होता है कि फॉर एनी क्लोज सर्किट ऑन विच द करंट विल बी फ्लो। लूप क्या होता है, फॉर ए क्लोज सर्किट ऑन विच द करंट विल बी फ्लो, एक ऐसी क्लोज सर्किट जिसमें करंट आपकी फ्लो हो। एंड लूप की एक स्पेशलिटी होती है कि दैट स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट विल बी सेम। एक लूप, आप जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक लूप बनाइए, तो लूप का मतलब ये भी तो एक लूप ही है ना। लूप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ भी आपको वहीं पे आपको एंड करना पड़ेगा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो वहीं पे आपको एंड करना पड़ेगा, दैट इज द लूप। ठीक है, तो लूप क्या है, लूप इज द सर्किट ऑन विच द करंट विल बी फ्लो। मैंने यहाँ पे लिखा लूप इज द सर्किट ऑन विच the current flow. लूप इज द सर्किट ऑन विच द करंट फ्लो। लूप एक ऐसी सर्किट है जहां पर आपका करंट आपका फ्लो होता है। एक इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट बोथ विल बी सेम। स्टार्टिंग पॉइंट and ending point both will be same, लूप क्या होता है, लूप एक ऐसी सर्किट है जिसमें करंट फ्लो होता है, जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है। लूप इज द सर्किट, या तो लूप ऐसा भी लिख सकते हो, लूप इज द पाथ ऑफ द सर्किट ऑन विच द करंट विल बी फ्लो। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों आपका कैसा होगा, सेम होगा। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में मैं आपको बोलता हूँ लूप बनाइए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक लूप आपका हो गया लूप ए से। अगर मैंने ए से स्टार्ट किया, याद रखना कि लूप जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहीं पे आके क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ए से मैंने स्टार्ट किया, तो ए बी सी एफ ए, ये बताओ, देखो ये क्लोज सर्किट हो गया। या तो ऐसा भी लिख सकते हो, लूप इज द क्लोज सर्किट, यहाँ पे आप एक चेंज कर लो, क्लोज सर्किट लिख दो, लूप इज द क्लोज सर्किट ऑन विच द करंट फ्लो। तो एक ए से मैंने स्टार्ट किया, तो ए बी सी एफ ए, एक लूप ये हो गया देखो, यानी कि एक लूप आपका हो गया ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए। जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पर आकर आपने एंड किया, ये एक लूप आपका तैयार। एक लूप आप ये भी तो लूप है ना, ए एफ सी बी ए, ये भी एक लूप है। अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूं तो बी सी एफ ए बी, ये भी एक लूप है। यहां पे देखो बी डी ई सी बी, ये भी एक लूप है। बी सी ई डी बी, ये भी एक लूप है। तो कई सारे यहाँ पे लूप हैं। लूप का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया ना, कि लूप इज द क्लोज सर्किट ऑन विच द करंट विल बी फ्लो एंड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट विल बी सेम। ओके, यहाँ पे कई तरीके के लूप है। लूप में आपको एक बात जरूर ध्यान देना है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका क्या होगा, आपका एंडिंग पॉइंट आपका होगा। तो किरचॉफ लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको ये तीन बातें पता होनी चाहिए थी, जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है और लूप क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जंक्शन, ब्रांच और लूप, इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद से आपका जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, जो मेन जो टॉपिक है वो आपका होता है किरचॉफ लॉ। इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो मेन, जो सबसे मेन आपका जो टॉपिक है वो आपका है किरचॉफ लॉ।
होता क्या है वो समझ लो। किरचॉफ का पहला रूल क्या है वो समझो। इसी को सबसे पहले किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ के टोटल 2 रूल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट रूल इसी को आप बोलते हो करंट रूल और इसी को आप बोलते हो जंक्शन रूल। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल इट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट रूल एज वेल एज जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्यों, आपको नाम से समझ में आता है कि जंक्शन रूल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ए जंक्शन। ये रूल आपका जंक्शन के लिए आपका वैलिड है। सेकेंड, जंक्शन पे हम किसको ज़्यादा डील करते हैं, जंक्शन पे हम डील करते हैं किसको, करंट को। जंक्शन में किसको डील करते हैं, करंट को। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट रूल। धारा का नियम, जंक्शन का नियम या तो किरचॉफ का पहला नियम, तीनों आपके सेम टर्म में। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल एज वेल एज करंट रूल एज वेल एज जंक्शन रूल। ओके, होता क्या है, तो किरचॉफ का जो पहला जो नियम है करंट रूल है या तो जो जंक्शन रूल है वो आपका डील किसके बारे में करता है कि फॉर एनी जंक्शन द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ए करंट विल बी इक्वल टू 0। फॉर एनी जंक्शन द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन के लिए धारा का कुल बीजगणितीय योग 0 होता है। जहां पे एक टर्म आता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ कि हमें जो हम करंट का जो एडिशन करना है ना वो हमें साइन के साथ करना है। एल्जेब्रिक मीन्स जो आप जो करंट को ऐड करोगे वो आप साइन को कंसीडर करके चलोगे। करंट को ऐड करने के लिए आपको साइन को कंसीडर करना है। साइन कैसे कंसीडर करेंगे वो समझो। जैसे यहाँ पे आप समझो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये पॉइंट आपका क्या है, जंक्शन। जंक्शन अभी मैंने आपको बताया कि जंक्शन इज ए पॉइंट एट विच द करंट विल बी डिवाइडेड एट लीस्ट 3 डायरेक्शन। ये वाले पॉइंट पे देखो, ये बताओ ये वाले पॉइंट पे कौन सी करंट आ रही है। एक तो करंट आ रही है कौन सी, I1। एक तो करंट आ रही है कौन सी, I2। I1 और I2 ये करंट यहाँ पर आने के बाद से इस पॉइंट पे देखो करंट आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक तो करंट जा रही है यहाँ पर I3, एक करंट यहाँ पर जा रही है I4 और एक करंट यहाँ पे जा रही है कौन सी, I5। तो जंक्शन के पास कौन सी करंट जा रही है, I1 एंड I2 एंड दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, I3, I4, I5। ये आपका एक जंक्शन है। तो जंक्शन की ओर कौन सी करंट जा रही है, I1 एंड I2, और जंक्शन से दूर कौन सी करंट जा रही है, I3, I4 एंड I5। तो यहां पे किरचॉफ ने रूल क्या बताया कि द टोटल एल्जेब्रिक सम फॉर एनी जंक्शन, द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ए करंट फॉर एनी जंक्शन विल बी इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन के लिए जो करंट का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपके 0 के इक्वल होगा। यहां पे टोटल करंट 0 होगा, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ कि इस जंक्शन की ओर जो करंट आ रही है उसको मैंने लिया प्लस, और इस जंक्शन से दूर जो करंट जा रही है उसको मैंने लिया माइनस। द करंट coming towards the junction will be taken as positive and the current will be leaving from the junction will be taken as a negative। करंट जंक्शन के पास जो करंट आ रहा है उसको मैंने लिया प्लस में, और जंक्शन से दूर जो करंट जा रही है उसको मैंने लिया किसमें, माइनस में। The current coming towards the junction will be taken as a positive and the current leaving from the junction will be taken as a negative। डायग्राम देख के बताओ, जंक्शन की ओर कौन सी करंट आ रही है, I1 और I2 जंक्शन की ओर आ रही है, मींस दैट विल बी टेकन एज ए पॉजिटिव। जंक्शन से दूर कौन सी करंट जा रही है, I3, I4, I5, यानी कि ये इससे दूर जा रही है, तो इसको हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तीसरा, दैट किरचॉफ लॉ विल बी वैलिड, दैट किरचॉफ लॉ विल बी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। आवेश लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, द चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट इज ऑलवेज कंजर्व। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों कंबाइंड होकर यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 30 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से 20 आ रहा है, यहाँ पे 25। चार्ज आप बीच में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जितना चार्ज यहाँ से आ रहा है, जितना चार्ज यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से कितना चार्ज निकलेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स
टोटल यहाँ से कितना करंट आई I1, यहाँ से टोटल करंट I2, तो यहाँ से इस जंक्शन से जो भी करंट निकलेगी वह किसके इक्वल होगी, वो I1 और I2 की इक्वल होगी। जितनी करंट आएगी जंक्शन की तरफ उतनी करंट यहाँ से बाहर आपकी निकलेगी। तो दैट विल बी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मैंने यहाँ लिखा है कि इनकम, अब देखो अभी आप ये बताओ जंक्शन की ओर कौन सी करंट आ रही है I1 प्लस I2, और जंक्शन से दूर कौन सी करंट निकलेगी I3 प्लस I4 इक्वल टू I5। मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट मीन्स I1 प्लस I2, आउटगोइंग करंट मीन्स I3 प्लस I4 प्लस I5। बात समझ में आ रही है? तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये जो मैंने ये लाइन लिखा है, ये लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेटमेंट देखो, द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट फॉर ए जंक्शन विल बी जीरो। एल्जेब्रिक सम यानी कि करंट की जंक्शन की ओर कौन सी करंट आ रही है I1 प्लस I2, इसको मैंने लिया प्लस में। I3 I4 I5 ये जंक्शन से दूर जा रही है तो इसको मैंने लिया माइनस में। तो टोटल जो सम होगा इसका कितना होगा, जीरो होगा। मीन्स I1 प्लस I2 ये जंक्शन की ओर आ रही है तो प्लस में, ये जंक्शन से दूर जा रही है तो माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ये टोटल कितना होना चाहिए, जीरो। I3 I4 I5 ये तीनों माइनस में, इसको इस साइड में करोगे तो प्लस में। मीन्स I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। देखो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बात समझ में आ रही है? यहां पे एक मैंने पॉइंट लिखा है, सिग्मा IN इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैंने लिखा है ये क्या, जहां पे ये आपका टर्म आता है सिग्मा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका एडिशन। एडिशन किसका एडिशन, करंट का एडिशन, कितना होगा, जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ए करंट विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि जो टोटल सम आपका होगा करंट का वो कितना है, जीरो है। अगर यहाँ पे दो करंट होगा तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जीरो, तीन करंट होगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो, चार करंट होगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो। इसके अकॉर्डिंग मीन्स IN इज इक्वल टू जीरो, IN इज इक्वल टू जीरो। N शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 और N विल बी गोइंग टू N। अगर दो करंट होगा तो N की जगह पे I1 प्लस I2, तीन करंट होगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन I यहाँ पे कौन सा होगा, ये एल्जेब्रिक सम हम करेंगे। तो ये है होता है आपका पूरा का पूरा किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ का पहला नियम। शॉर्टकट में समझना हो तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन की तरफ जितनी करंट आ रही है उतनी करंट आपकी निकलेगी। द टोटल एल्जेब्रिक सम फॉर ए जंक्शन, द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ए करंट फॉर एनी जंक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये जो होता है ये होता है आपका किरचॉफ का पहला नियम। ओके, तो देखो किरचॉफ का जो सेकेंड रूल है, किरचॉफ सेकेंड रूल, इट विल बी ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल। लूप रूल इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके लिए वैलिड होगा, लूप के लिए, और इसी को हम बोलते हैं कौन सा रूल, वोल्टेज का रूल, वोल्टेज रूल। किरचॉफ का जो पहला नियम था वो किसके लिए वैलिड था, जंक्शन के लिए, और जंक्शन पे हम मोस्टली किसको डील करते हैं, करंट को। मीन्स किरचॉफ फर्स्ट रूल एज वेल एज जंक्शन रूल एज वेल एज करंट रूल। किरचॉफ का जो दूसरा जो रूल है ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल, और इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज रूल। यानी कि ये किसके लिए वैलिड होगा, ये जंक्शन के लिए वैलिड नहीं है, किसके लिए वैलिड है, ये एक लूप के लिए वैलिड होगा। और हम इसमें किसको डील करेंगे, वोल्टेज को डील करेंगे। तो किरचॉफ ने ये बताया क्या कि किसी भी सर्किट के लिए जो टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। किरचॉफ के पहले नियम में क्या था, फर्स्ट रूल में द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट फॉर ए जंक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। किसी भी जंक्शन के लिए धारा का कुल बीजगणितीय योग कितना होगा, जीरो होगा। यानी जंक्शन के लिए करंट का टोटल एल्जेब्रिक सम कितना था, जीरो था। सेकेंड रूल में क्या है कि किसी भी लूप के लिए जो वोल्टेज का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना होगा, जीरो। यानी कि किसी भी लूप में वोल्टेज का जो टोटल एल्जेब्रिक सम है वो कितना है, जीरो है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ए वोल्टेज फॉर ए लूप, किसके लिए वैलिड है, लूप के लिए। और टोटल एल्जेब्रिक सम किसका, वोल्टेज का, विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, थर्ड पॉइंट जो आता है, फर्स्ट लॉ किस पे वैलिड था, फर्स्ट लॉ विल बी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। और ये जो रूल है ये वैलिड है, ये बेस्ड ऑफ किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये आपका बेस होता कैसे, मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट
पहले रूल में आपने क्या देखा था कि सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, पहले रूल में सिग्मा आई इक्वल टू जीरो मीन्स जंक्शन पर टोटल जितनी भी करंट है उसका जो टोटल जो सम होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, यानी कि पूरे के पूरे लूप में जितना वोल्टेज ड्रॉप है सब जीरो होगा। यानी कि अगर पूरे लूप में 3 वोल्टेज है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि n कहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू जीरो। टोटल 4 वोल्टेज होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू जीरो। फिर से एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने एल्जेब्रिक सम लिखा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ए वोल्टेज, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वोल्टेज का भी साइन होगा। ये बात बिल्कुल माइंड में सेट करके रखो, जहाँ पर एल्जेब्रिक आ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि हम वोल्टेज को भी यहाँ पर साइन से हम इंडिकेट करेंगे। तो पूरे के पूरे यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, एक लूप है ए बी सी डी, एक बैटरी मैंने यहाँ पे यूज की है, बैटरी का ईएमएफ कितना ई, रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तो इस पूरे लूप में ये बताओ, यहाँ पे लूप अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ तो लूप की कंडीशन क्या है कि आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ए बी सी डी ए, तो इस लूप के लिए जो टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैसा होगा, आपका जीरो होगा। वोल्टेज एल्जेब्रिक वोल्टेज ड्रॉप, तो एल्जेब्रिक मतलब हमें वोल्टेज की साइन कंसीडर करनी है। अब हम साइन कैसे कंसीडर करते हैं हम आगे हम डील करेंगे, जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो कैसे एक्चुअली में वो होता है। फिर ये भी आपको समझ आ गया कि सिग्मा वी एन इक्वल टू जीरो, या मीन्स अगर टोटल 4 वोल्टेज होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू जीरो। ये बताओ इस सर्किट में यहाँ पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया है, बैटरी का ईएमएफ कितना है E, यहाँ से टोटल करंट कितनी जा रही है I, ये बताओ, तो करंट सब में सेम होगी। करंट अगर सब में सेम है अब तो यहाँ पे A और D इन दोनों पॉइंट के बीच का मैंने वोल्टेज सपोज कर लिया कितना V1, A और B इन दोनों पॉइंट के बीच का मैंने वोल्टेज सपोज कर लिया V2, B और C इन दोनों पॉइंट के बीच का मैंने वोल्टेज सपोज कर लिया V3, C और D इन दोनों पॉइंट के बीच का मैंने वोल्टेज सपोज कर लिया V4। तो अकॉर्डिंग टू दैट किरचॉफ सेकंड रूल द टोटल एल्जेब्रिक सम फॉर ए लूप विल बी इक्वल टू जीरो, यानी किसी भी लूप के लिए ये जो लूप मैंने लिया है इसके लिए वोल्टेज का जो टोटल जो सम होगा वो कितना होगा, जीरो। मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ये बताइए ये लूप कंप्लीट हो गया, ये किसके इक्वल होगा, जीरो। मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज कितना होगा, आपका जीरो होगा। अब या तो एक स्टेटमेंट ये है द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ए वोल्टेज फॉर ए लूप इज इक्वल टू जीरो, एक स्टेटमेंट और है कि the total algebraic sum for the EMF of a battery will be equal to the total algebraic sum for a voltage drop across resistance. The total algebraic sum for a EMF of a cell will be equal to the total algebraic sum for a voltage drop for a resistance. यानी किसी भी परिपथ में बैटरी के ईएमएफ का कुल एडिशन ये इक्वल होता है रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके एडिशन की। ये भी उसी का स्टेटमेंट है, बात दोनों का एक ही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बताओ इस पूरे सर्किट में टोटल कितनी बैटरी लगी है, तो टोटल बैटरी ये है E शुड बी इक्वल टू, ये जितनी भी बैटरी लगी होगी उनका ईएमएफ, तो यहाँ पे एक ही बैटरी है, E शुड बी इक्वल टू जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस होंगे सब में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये बताओ इस बैटरी, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना, करंट कितनी है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना I इंटू R1, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना I इंटू R2, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना I इंटू R3, क्योंकि करंट तो सब में सेम ही है। तो यहाँ का वोल्टेज I इंटू R1, यहाँ का वोल्टेज I इंटू R2, यहाँ का वोल्टेज I इंटू R3। तो टोटल बैटरी का ईएमएफ कितना था E, ये अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगा। तो IR1 IR2 IR3, यानी कि इन सबको लिख सकते हो आप, अगर मैं शॉर्ट टर्म में लिखना चाहूँ तो सिग्मा IR, यानी कि जितनी भी रेजिस्टेंस है और जितने भी करंट हैं सबका एडिशन, सिग्मा लगा दिया मतलब एडिशन। और यहाँ पर अगर 2 बैटरी होगी तो E1 प्लस E2, 3 बैटरी होगी तो E1 प्लस E2 प्लस E3 यानी सिग्मा E, तो सिग्मा E शुड बी इक्वल टू सिग्मा IR। द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू द टोटल एल्जेब्रिक सम फॉर ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। समझ में आया?
किसी भी बंद परिपथ में किसी भी बंद लूप के लिए बैटरी के ईएमएफ का कुल बीजगणितीय योग प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जितनी एनर्जी आपने यहाँ से बैटरी से दी है उतनी एनर्जी इन तीनों में लॉस होगी। अगर मैंने यहाँ से 100 जूल की एनर्जी दी है तो इन तीनों में मिला के कितनी जूल की एनर्जी होगी, 100 जूल की ही एनर्जी होगी। इसीलिए आप इसको बोलते हो इट विल बी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैंने यहाँ से 100 जूल एनर्जी दी तो 100 जूल यही आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 20, 40, 60 ऐसा कुछ, ठीक है। यानी कि ये जो 100 ये आपका 3 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ मैंने लिखा भी है द नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका होता है किरचॉफ का सेकंड रूल। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया, किसके लिए, करंट के लिए है। अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं तो किरचॉफ फर्स्ट रूल विल बी वैलिड फॉर जंक्शन ऑल्सो कॉल्ड करंट रूल। मीन्स किसी भी जंक्शन पे आने वाली जितनी भी करंट है वह करंट इक्वल होगा किसकी, जाने वाली करंट के। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ का फर्स्ट रूल। किस पे बेस होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड, किरचॉफ का सेकंड रूल क्या कहता है कि जो किसी भी लूप में जो टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0। यानी कि बैटरी का जो भी वोल्टेज होगा वो इज इक्वल टू पूरे रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अगर मैंने यहाँ पे एक बैटरी यूज किया है 50 वोल्ट की, तो ये 50 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस यूज किया है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो ये 50 वोल्ट की जो बैटरी होगी वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मान लो कि ड्रॉप होता है 20 का, तो यहाँ पे कितने का ड्रॉप होगा, 30 का। तो यहाँ पे जो भी बैटरी इससे आप एनर्जी दे रहे हो वह एनर्जी आपकी इन दोनों जगह पे क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ये रूल दिया था किसने, किरचॉफ। तो ये आपका किरचॉफ सेकंड रूल खत्म हुआ। किरचॉफ फर्स्ट रूल आपका हो गया, किरचॉफ सेकंड रूल हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे कि इस पे बेस आप न्यूमेरिकल को टैकल कैसे करोगे, न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कैसे करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज की भी साइन होती है, वो वोल्टेज की साइन कैसे आप लेते हो वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी किरचॉफ के रूल, किरचॉफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट का कोई भी लेक्चर छूटा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो। और